तो फाइनली आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को वो टॉप लेवल की ये 20 आपके क्वेश्चन है, समझ लो ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के आपके एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। तो भैया इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत इग्नोर करना, इन क्वेश्चन को कहीं नोट कर लेना, विद्या ढूंढ लेना, गूगल सर्च कर लेना, कहीं से एक ना कहीं से इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस प्रश्नों को ढूंढने में मैंने अपने कम से कम 3 घंटा इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि भैया मैंने अनसॉल्व्ड पेपर, क्वेश्चन बैंक, किताब, हर जगह देखा, तब जा करके ये टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये 2024 बोर्ड एग्जाम और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। और ये जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जो मार्क्स है वो 4 नंबर है, यानी कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो जितने भी मैं आपको 20 प्रश्न बताने वाला हूं ये 20 प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा सिद्धगर साबित हो सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से पढ़कर 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं उनको कहूंगा आप बिल्कुल 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं। क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो आपका इटली का एकीकरण हुआ था इस पर प्रकाश डालना है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार करके जाना। अगला प्रश्न है कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। इसको आप लोग डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कह दिया गया सन 1700। और याद रखना जो भी प्रश्न आपके इस तरीके से आएंगे यानी जिसमें आपका सन मेंशन दिया रहेगा वो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के यानी जो आपके महात्मा गांधी थे इनके द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, तो इस पर एक निबंध लिखना है। देखिए डियर स्टूडेंट ये जो प्रश्न है ना यानी महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे आ जाता है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, लेकिन अगर आप इसके निबंध को तैयार कर लेंगे ना तो आने वाले सारे प्रश्न आपके यहां से हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। ध्यान से समझना, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन ये भी एक महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। कह रहा है इसको क्यों आरंभ किया गया था और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखियो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है और ये प्रश्न आपका भारत में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि महामंदी का क्या आशय है, यानी ये जो आपकी महामंदी है इसका क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। यानी महामंदी के सबसे पहले आपको क्या है वो बताना है, ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। इसके जो भी 2 मुख्य कारण हैं उसको बता देना है। देखिए अगर आप इस वीडियो को 1K लाइक्स तक पहुंचा देंगे ना तो यहाँ जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना इन सभी का आंसर मैं अपनी भाषा में आपको लिख करके दूंगा और वो आंसर आप बड़े ही जल्दी याद कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है इसके 2 प्रभावों को भी लिखना है, आपको इसके 2 प्रभाव भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि महामंदी के कारणों की सबसे पहले व्याख्या करनी है। वही चीज अगर आपने महामंदी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना तो ये दोनों प्रश्न आपके हो जाएंगे। इस प्रश्न में कह रहा है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या महत्व पड़ा। यानी कि जो ये महामंदी आई तो महामंदी के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, यानी भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख करो। यानी कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं थी उन किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। अब देखिए ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 ये आपका किससे लिया गया है, तो ये जियोग्राफी यानी भूगोल से लिया गया है। प्रश्न है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। तो ये भी प्रश्न भूगोल से लिया गया, काफी बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, मृदा अपरदन से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जैव विविधता क्या है।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्व का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के बारे में आपको बताना है कि जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बताना है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आपसे कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को लिखो। यानी कि भारत क्षेत्र में कृषि से कई सारी समस्याएं आप देखते हो कि जब आप किसान से कभी भी जाते हो तो उससे पूछो कि जो आपने फसल की है क्या ये फसल तुरंत हो गई, यानी इसमें कोई मेहनत वगैरह नहीं करनी पड़ी, तो आपको वो जो किसान होगा बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ों को बताएगा किस तरीके से वो किसी भी खेती को करता है। ठीक है ना। तो भैया आपको क्या करना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली जो समस्याएं हैं उनको लिखना है, और इस प्रश्न को आप खुद से भी बना करके लिख सकते हो। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको ये भी क्वेश्चन करा दूंगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी आपके भूगोल के प्रश्न होते हैं, भूगोल के प्रश्नों को आप खुद से बना करके लिख सकते हो, लेकिन अगर आप अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास के प्रश्नों को बना करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं इनमें सन भी बताना पड़ता है, और कभी कभी इनके बारे में आपको किसी राजा महाराजा या फिर किसी ऐसी इतिहास की चीज़ बतानी पड़ती है जो अगर आप गलत बताओगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि भूगोल के तो प्रश्न आप कर सकते हो बना करके, बट आप इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न नहीं कर सकते बना करके। अगला प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। यानी कि जितने भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, है ना, उनके जो भी 4 स्रोत हैं उनका आप विस्तार से वर्णन करो। ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखो। यानी कि भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि संघवाद क्या है। अब देखिए ये नागरिक शास्त्र से लिया गया प्रश्न है। कह रहा है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। तो इस तरीके से आपके यहां तक 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के रह गए 6 प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 आपका है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ बताओ। यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है इसके कोई 4 लाभ आपको बताने हैं, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामाजिक भेदभाव, ठीक है ना, ये देखिए सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है। यानी कि जो आपका सामाजिक भेदभाव होता है इसका आशय क्या है, इसके कारण बताइए, और इसे समाप्त करने के कोई 2 उपाय भी आपको लिखने हैं। ठीक है ना। यानी कि जो आपका सामाजिक भेदभाव होता है इसको आप किस तरीके से खत्म कर सकते हो वो बताना है, ये होता क्या है, इसके बारे में क्या कह रहे हो वो भी बताना है, और इसके जो कारण हैं आखिर में सामाजिक भेदभाव क्यों उत्पन्न होता है वो भी आप बता सकते हो। तो ये वाला प्रश्न मैं कहूँगा आप खुद से बना करके यार लिख सकते हो। ठीक है ना। बाकी मैं आपको सारे प्रश्न करा दूंगा आंसर के साथ, इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा जो मैंने आपसे कहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि अगर आप पूरा वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा ना कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीटेड रहता है। ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। प्रश्न नंबर ऐसे 17 है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि भारत में जो जाति प्रथा चल रही है ना इसके कारण राजनीति और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और पड़ता था और पड़ता भी रहेगा, ऐसा नहीं समाप्त हो जाएगा, नहीं समाप्त होगा। इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है कि नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसा प्रारंभ हुआ। यानी कि नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ आपको बताना है कि भैया नेपाल जो आपका देश है इसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किस तरह से प्रारंभ हुई उसके बारे में बताना है। और अगर आपने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिया ना इसका तो आप वहां से भी इसको बना करके लिख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी अगर आपको इतिहास में वाकई में 90+ स्कोर करना है, 95+, तो आपको इतिहास को समझना होगा, इतिहास के चैप्टर को समझना होगा, इतिहास की अच्छे से रीडिंग करनी होगी। और जिसने भी रीडिंग कर ली ना ये सारे प्रश्न उसको ऐसे ही आ जाएंगे चुटकियों में, समझ रहे हो ना। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखो। यानी जो आपके राजनीतिक दल होते हैं इनके कोई 4 कार्य आपको लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, देखिए आप कार्य आप बहुत सारे तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। आप यूट्यूब से या फिर गूगल से या फिर कहीं किताब से सर्च करके आप राजनीतिक दलों के कार्य आप चाहो तो 9 पढ़ सकते हो, चाहो 10 पढ़ सकते हो, लेकिन आपको लिखने कितने हैं 4। हो सकता हो आपके एग्जाम में 5 पूछ दिया जाए, हो सकता हो आपके एग्जाम में 3 पूछ दिए जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 दे दिया गया है
हो सकता है एग्जाम में आपसे 6 पूछ दिए जाएं, 8 पूछ दिए जाएं या फिर 2 ही 3 पूछे जाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करना कार्यों की, ठीक है ना, राजनीतिक दलों के कार्यों की। अगला प्रश्न हमारा 20 है, कह रहा है कि एक विकसित देश की एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट करो। आप मुझे बताओ, अमेरिका एक विकसित देश है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर आप देखोगे ना भारत को, यानी अपनी इंडिया को, भारत माता को, तो ये भी एक प्रकार का विकसित देश है भाई। अगर आप पहले देखोगे और अब के समय में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लो। तो भैया आप इस तरीके से देख लो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कुछ समय पहले आपके पास पढ़ने के लिए कोचिंग भी नहीं हुआ करती थी, आज यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हो। तो मतलब कि ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो मतलब एक प्रकार से आप अपने देश का भी उदाहरण लिख करके यहाँ पर इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को वो टॉप लेवल की ये 20 आपके क्वेश्चन है, समझ लो ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के आपके एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। तो भैया इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत इग्नोर करना, इन क्वेश्चन को कहीं नोट कर लेना, विद्या ढूंढ लेना, गूगल सर्च कर लेना, कहीं से ना कहीं से इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस प्रश्नों को ढूंढने में मैंने अपने कम से कम 3 घंटा इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि भैया मैंने अनसॉल्व्ड पेपर, क्वेश्चन बैंक, किताब, हर जगह देखा, तब जा करके ये टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये 2024 बोर्ड एग्जाम और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम आपके लिए तो अगर आपको इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। हम इसी तरीके से तैयारी कराते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम की, 23 में भी कराई और 22 में भी कराई और 21 में भी कराई थी। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को 95% तक मार्क्स तक ले जाते हैं। तो भैया हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।